नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कोरोना को हल्के में ना लें क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 69,959 मरीज रिकवर हुए। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सख्त है, पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। हमें कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। कोरोना पर जैसे जैसे स्टडी हो रही है, कोरोना वेरिएंट उतना ही घातक नजर आ रहा है। पहले कोरोना डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। आप सोचते होंगे घर के काम भी करने हैं, ऊपर से कोरोना की सख्ती भी, और मास्क से हो रही उलझनें आपको परेशान जरूर करती होंगी। लेकिन फिलहाल तो कोरोना का यही उपचार है। आप नाक से ऊपर मास्क पहनेंगे तो कोरोना से बच पाएंगे। बाजार या बाहर से घर में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे। इन्हें आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नीलाभ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीलाभ से अगले आधे घंटे तक पूछिए आपके मन का हर सवाल। डॉक्टर नीलाभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार। सर, जिस तरह से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 1,60,000 के करीब मामले बीते 24 घंटे में सामने आए, किस तरह से आप इन सारे हालातों को देख रहे हैं? कितनी खतरनाक स्थिति अब देश में बनती जा रही कोरोना से? देखिए, ये जो वेरिएंट है अभी इसकी इन्फेक्टिविटी रेट काफी हाई है, तो इसमें इन्फेक्शन इसकी वजह से काफी तेजी से बढ़ रहा है। यानी यहाँ इसमें एक मरीज 6 आदमी को इन्फेक्शन दे सकता है। तो और ये जो नंबर है, शेयर नंबर, अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया की आबादी 130 करोड़ करते हैं, तो अगर इसमें से अगर 50 करोड़ या 60 करोड़ लोग को भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चरमरा जाएगा। अगर 5 से 10% लोगों को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो ऐसे काफी माइल्ड वेरिएंट है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन 5 से 10% पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती ही है। डॉक्टर साहब, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से बोले। अभी कहा यही जा रहा है कि जो कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें ज्यादा सीवियरिटी नहीं नजर आ रही, माइल्ड सिम्टम्स ही अधिकतर में नजर आ रहे हैं। लेकिन यही हालात अगर बने रहे अगले कुछ और दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए, तो फिर स्थिति किस तरह से होगी, कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, ये वेरिएंट तो माइल्ड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कोई ओल्ड एज के लोग हो, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो जब कोमॉर्बिडिटी होती है और उसमें इन्फेक्शन होता है तो ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। वैसे जैसे आस्थमा का कोई पेशेंट हो, सीओपीडी हम जो बोलते हैं, तब ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और इस वेरिएंट में भी वही पाया गया है कि 5 से 10% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। अगर आप डेटा देखें या हॉस्पिटल एडमिशन का भी डेटा पिछले 15 दिनों का ऑब्जर्व करेंगे, तो जहां हॉस्पिटल सारे खाली थे, आज के डेट में काउंटिंग 1000 प्लस में आ गई है जी। और नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप 15-20 दिन पहले देखें तो 1-2 दिन 3 दिन पे एक डेथ हो रही थी, अब जो है 17 से 30 डेथ हो रही है जी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में काफी ज्यादा है। इट्स इन 3 फिगर्स। बिल्कुल, जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी लगातार बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक सोनीपत से गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अब केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और मतलब कि हरियाणा में भी और देश भर दिल्ली में भी, तो क्या जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, क्या जो पीक है, मतलब कि जो केसेस हैं, क्या इसी तरह इसी रफ्तार से कम होंगे, या ये मतलब कि जो पीक है वो काफी, अरे ये पीक जो कोरोना की जो जो लहर है वो कब, तीसरी लहर कब तक रहेगी, इसका टाइम पीरियड कुछ आपको अगर कुछ इस बारे में बता सकते हैं मुझे कुछ? देखिए, अभी पीक नहीं है, ये अभी शुरुआत है। पीक अभी आने में या तो जनवरी एंड या फरवरी में जाकर इसका पीक आएगा।
और जब ये कम होगा तो ये धीरे धीरे करके ही कम होगा। सवाल ये उठेगा कि कितने लोग प्रिकॉशन लेते हैं और कितने लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं। आज की डेट में भी जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं मार्केट प्लेसेस पे आप जाएं तो देखिए कि लोग कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, मास्क भी नहीं पहनते हैं, एक दूसरे से सट के खड़े होते हैं। तो जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका पीक खत्म हो जाएगा? ये हम पे डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, पीक से जुड़ा हुआ सवाल है, कोरोना की पीक कब तक आएगी, कब तक इसी तरह से मामले आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे? किस चीज पर निर्भर करती है कोरोना की पीक? हमने पहली और दूसरी लहर को भी देखा, दूसरी लहर में काफी कुछ गंवाया लोगों ने, लेकिन तीसरी में हालांकि वैसे हालात अभी नहीं है। आगे वाले वक्त में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में क्या कुछ आप समझते हैं, जब कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी तो कब तक मामले, कितने मामले बढ़ सकते हैं देश में? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहला तो ये है कि हम हर कुछ सरकार से चाहते हैं, खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हम कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम यूं ही घूमेंगे। जो करना है सरकार ने करे। अगर कुछ हुआ है तो सरकार की गलती है, डेथ हो रही है सरकार की गलती है, अगर ये पेंडेमिक आया है सरकार की गलती है, केसेस बढ़ रहे हैं सरकार की गलती है। हम अगर पार्टी कर रहे हैं, हम हिल स्टेशन जा रहे हैं, इसमें हमारी कहीं कोई गलती नहीं है। सबसे पहला तो ये चीज है। दूसरी चीज की जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बहादुरों की बीमारी है। जिन्हें डर नहीं होता, ये हमेशा उनकी बीमारियां होती है। जो बिना डर भय के लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। जब तक लोगों के मन में या तो डर नहीं बैठेगा या कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, तब तक ये केसेस कम नहीं होंगे। और डर तभी बैठेगा जब डेथ रेट काफी ज्यादा जाए, हजारों में लोग मरना शुरू करें और टीवी पे लगातार दिखाएं कि जी लाइन लगी हुई है डेड बॉडी जलाने की, तभी लोग को डर। लेकिन डॉक्टर साहब, यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि कोरोना की इस लहर में लोग जो बीमार हो रहे हैं उसमें गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो भी इस बात को लगातार जोर देकर बोल रहे हैं कि इस लहर में सीवियरिटी ज्यादा नहीं हो रही। जब इस बात पर जोर दिया जाता है तो लोगों में भी कहीं ना कहीं लापरवाही अपने आप आ जाती है, स्वाभाविक है। ऐसे में लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए कोरोना से बचाव को लेकर? सबसे पहले तो ये बताएं कि सरकार ने ये कब कहा कि आप सावधानी छोड़ दें, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करें, मास्क नहीं पहने, सैनिटाइजर का यूज ना करें, साबुन का यूज ना करें? ये कहां सरकार ने बोला? सरकार ने कहा कि इसकी सिवियरिटी कम है। बिल्कुल सही कहा है, सिवियरिटी कम है, लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं ना। और जैसा कि मैंने कहा कि 5 से 10% हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। कल को ये पूरा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाना है। कल को फिर वही स्थिति होगी कि लोग एम्बुलेंस लेके एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहेंगे और बेड्स नहीं होंगे। बिल्कुल, हालातों को काबू में रखना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या होगा कोई कह नहीं सकता। और हमारे साथ पानीपत से अंकुश जुड़ गए। अंकुश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से सर ये सवाल है कि जिस तरह से जो डेल्टा वेरिएंट का बताया जा रहा था कि फेफड़े पर ये हमला करता है, तो अब मैंने ये सुना है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये सिर्फ गले तक ही हमला कर पाता है। तो इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं? डॉक्टर साहब, इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, ओमिक्रॉन वेरिएंट से अगर कोई शख्स संक्रमित होता है तो उसमें क्या लक्षण मिलते हैं? देखिए, लक्षण जो शुरू से थे वो सारे लक्षण इसमें हैं। क्योंकि माइल्ड वेरिएंट है इसलिए सांस की उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लंग्स उतने ज्यादा डैमेज नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो है। अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो दिल्ली में ही जो डेथ रेट थी, कहाँ 0 थे, फिर 2 हुए, फिर 7 हुए, फिर 14 हुए, अब जो है 30 के करीब है जी। तो ये जो डेथ हो रही है, तो डेथ में आप कैसे बोल सकते हैं कि सारे ऑर्गन नहीं डैमेज हो रहे? ठीक है, आपने जस्टिफाई कर दिया कि जो कोरोना से डेथ नहीं हुई, कोमॉर्बिडिटी से हुई जी। लेकिन कोमॉर्बिडिटी से वो जिंदा थे, मरे तो नहीं थे ना। अपना सारा काम कर रहे थे, फैमिली चला रहे थे, सब कुछ करते थे। जब उन्हें कोविड हुआ तो वो जो एक सिस्टम बैलेंस में था उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर साहब, लेकिन यहां पर जिस तरह से वैक्सीनेशन का दायरा भी देश में लगातार बढ़ रहा है, 150 करोड़ अभी हाल ही में हमने सुनिश्चित की हैं, और लगातार वैक्सीनेशन का दायरा ही बढ़ रहा है, बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है, प्रिकॉशनरी डोज भी अब दी जा रही है।
तो जिस तरह से वैक्सीनेशन का दायरा अब बढ़ता जा रहा है देश में, उसका किस तरह से असर आप देखते हैं देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच? देखिए, वैक्सीनेशन का ही नतीजा ये है कि इस बार उतनी हाहाकार नहीं मचा है या उतनी महामारी नहीं फैली है। जी। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हें भी हो रहा है, लेकिन हाँ, जान का खतरा नहीं होता है, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने दो लोगों की ओल्ड एज में डेथ होते देखी है कोविड से अभी के टाइम में, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। फुल वैक्सीनेशन इज नॉट ए गारंटी कि आपको कोविड नहीं होगा जी। और आपकी डेथ नहीं होगी, चांसेस कम होते हैं। हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की जी। कि प्रोबेबिलिटी कम है, रिस्क कम है, लेकिन जीरो तो नहीं है ना। तो अपनी सावधानियां तो हमें मेंटेन करनी है। अभी भी एक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग आईसीयू में एडमिटेड है, अभी बाईपैप पे है, वेंटिलेटर पे नहीं गए। जी। दोनों ने वैक्सीनेशन पिछले साल ही लगवा लिया था, दोनों डोज लगे हुए थे वैक्सीनेशन के। यानी डॉक्टर साहब, कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवा ली है तो कोरोना नहीं होगा, उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, तमाम सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। जी, अभी कई केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं या जो हम देख रहे हैं, सारे वही लोग आ रहे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन काफी अच्छा रहा है और अपर मिडिल क्लास ने तकरीबन सबने वैक्सीनेशन कर लिया है। जो अगर आप देखेंगे तो वो जो मेन जो तबका रह गया है वो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, या वो लोग हैं जो हम एंटी वैक्स करते हैं, कि एंटी वैक्स सिस्टम कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, जो अभी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा आंकड़ा अभी तक हमारे सामने आ चुका है जिसके जरिए हम ये समझ सकें कि जो तीसरी लहर है उसमें एक खास वर्ग पर ज्यादा कोरोना का असर देखा जा रहा हो? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है कि सारे वर्ग पे ये हो रहा है, कोई वर्ग नहीं बच रहा, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है जी, 1:6 है, तो काफी लोगों को हो रहा है ये, और सारे तबके के लोगों पे हो रहा है। लोअर क्लास के भी आ रहे हैं, मिडिल क्लास के भी आ रहे हैं, अपर क्लास के भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में बारिश काफी ज्यादा हुई है दिल्ली हरियाणा के इलाकों में। बारिश की वजह से काफी लोगों को सर्दी खांसी की दिक्कतें आती हैं, ऐसे में कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरह से लोग अंतर करें कि ये साधारण सर्दी खांसी है और इसमें आप कोरोना संक्रमित हो चुके हैं? इसमें कैसे लोग, जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो कैसे समझे कि साधारण खांसी है ये या फिर कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, सिर्फ सर्दी जुकाम है तो टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। सर्दी जुकाम और बुखार भी अगर आ रहा है तो एक आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर निगेटिव है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको कोविड नहीं है जी, साधारण सर्दी जुकाम बुखार है, फ्लू है। अगर पॉजिटिव आता है तो आपको खुद को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फैमिली में रहते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी, निहायत ही जरूरी है कि आप इमीडिएट अपना टेस्ट करवाएं। जहां आपको डाउट लगे कि आप में फ्लू के सिम्टम आ रहे हैं, और बेशक सिर्फ हो सकता है बुखार हो आपको, या इवन लूज मोशन लेके काफी आ रहे हैं। लूज मोशन होता है, फीवर होता है, टेस्ट हम करवाते हैं तो कोविड पॉजिटिव आ रहा है। एक कोविड टेस्ट करवाने में कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने अपने आप को भी एक सेफ्टी दे दी और घर वालों को भी एक सेफ्टी दे दी। डॉक्टर साहब, दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में जो संक्रमित लोग हो रहे हैं, क्या उनमें अलग से भी कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? ऐसा भी देखा गया है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। जो आप अलग से बोल रहे हैं वो इसलिए लग रहा है कि जो पिछला था वो ज्यादा सीवियर था जी, तो जो सिम्टम्स होते थे काफी बढ़ के आते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। सिम्टम्स वही है, उनकी इंटेंसिटी कम है जी। सैचुरेशन 94-95 के नीचे बहुत कम लोगों के जा रहे हैं। नॉर्मल कोल्ड एंड कफ के सिम्टम होते हैं, फीवर होता है, बॉडी एक हो रहा है, बॉडी एक काफी प्रोमिनेंट सिम्टम है, डायरिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक लेके कई लोग आ रहे हैं जी। तो कुछ भी पेशेंट को नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई कोल्ड एंड कफ नहीं है, हेडेक है जी, और हेडेक है, क्रोसिन की गोली खा के भी नहीं जा रहा है, और आरटीपीसीआर करवाने पे वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और इस बीच गुरुग्राम से सुजान हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं। सुजान, स्वागत है आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अभी जैसे पहली वेव हमारी 2019-20 में शुरू हुई थी, उसके बाद 2020 में ही दूसरी लहर आई थी और तीसरी लहर चल रही है। तो दूसरी लहर, पहली लहर और दूसरी लहर और तीसरी लहर में जो सिम्टम्स है कोरोना के और इसमें, तो क्या फर्क है इनमें, और क्या क्या ये सब सेम है या अलग अलग है? देखिए, ये सारा सेम है, सिम्टम की सिवियरिटी अलग है। जैसे कि एक ही ह्यूमन रेस से इंसान की बात करें, सारे स्टूडेंट होते हैं, सारी पढ़ाई करते हैं, उसी में कोई आईएएस निकलता है, कोई अकाउंट बैंक में जाता है, कोई कहीं और जाता है, तो अलग अलग प्रोफेशन में जाते हैं। तो उसी तरीके की जो म्यूटेशंस होते हैं, जो चेंजेस आते जाते हैं वक्त के साथ साथ वायरस में, उसकी वजह से उनके सिम्टम्स की सिवियरिटी कम या ज्यादा होती है। जैसे 2020 में पहला आया था, 2021 में सेकेंड वेव आया, अभी जो थर्ड वेव चल रहा है, इनकी सिम्टम्स की भी सिवियरिटी में हमेशा फर्क रहा। क्योंकि पहले जब आया था फर्स्ट वेव में, हम डरे हुए थे, हमें नहीं पता था कि ये क्या है, तो हमने काफी प्रिकॉशन लिया, काफी संभल के रहे। कुछ कुछ हालात ऐसे बने कि ये बीमारी स्प्रेड हो गई और पूरे इंडिया में कोने कोने में पहुंच गई। लेकिन फिर उसके बाद कंट्रोल कर लिया गया। जब कंट्रोल कर लिया गया तो लोगों को लगा कि जी ये खत्म हो गया, और जहां उन्होंने अपनी सावधानी हटाई, जहां मार्केट में रश आना शुरू हुआ, बिल्कुल सावधानी बरतना काफी ज्यादा जरूरी है, कोरोना की कोई सी भी लहर क्यों ना हो। और हमारे साथ दिल्ली से संजना जुड़ गई। संजना, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? सर, मुझे कोरोना हो गया है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या परहेज करने चाहिए। मुझे काफी दिनों से सर्दी जुकाम की भी शिकायत है। देखिए, सर्दी जुकाम की शिकायत है और कोविड आपका पॉजिटिव आया है, तो ये कोविड का एक रिजल्ट वो होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें पैनिक नहीं होना है, आपने डरना बिल्कुल नहीं है। ये काफी माइल्ड केसेस चल रहे हैं, तो दिन में 4 बार आपने अपना पल्स चेक करना है, बीपी चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है। और किसी भी डॉक्टर से सिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से मेडिसिन लिखवानी है। जैसे कोल्ड एंड कफ है तो उसकी दवा आप ले लेंगे, जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं हम देते हैं। साथ में अगर फीवर आ रहा है तो क्रोसिन की गोली लेंगे, पेंटाप्राजोल की गोली ले लेंगे, साथ में आपकी एसिडिटी ना हो। तो बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है और कुछ नहीं करना है। 5 to 7 डेज का कोर्स हो रहा है, 2-4 दिन 5 दिन के बाद से सिम्टम खत्म हो जा रहे हैं। अगर कोल्ड एंड कफ आपका ज्यादा दिन से चल रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, अपना HRCT करवाएं चेस्ट का कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, और किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल संजना, तो उम्मीद करते हैं तमाम जो नियम, जो स्टेप्स बताए गए डॉक्टर साहब की ओर से, उनको आप अपनाएंगी और कोरोना से जल्द ही रिकवर हो जाएंगी। और हमारे साथ दिल्ली से नयन जुड़ गए। नयन, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि जो वायरल फीवर होता है और कोविड का फीवर होता है, उसमें क्या अंतर है? देखिए, कोविड भी वायरस है, तो जैसे बाकी वायरल फीवर है वैसे कोविड भी वायरल फीवर ही है और कुछ नहीं है। तो अंतर कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी इन्फेक्शन किस वायरस से हुई है, बस यही अंतर है जी। आपको इन्फ्लुएंजा के वायरस से हो सकती है, राइनो वायरस से हो सकती है, पार्वो वायरस से हो सकती है, आपकी कोरोना वायरस से हो सकती है, बस यही फर्क है डिफरेंट वायरल फीवर में। जी। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ दिल्ली से रोशन भी जुड़ गए हैं। रोशन, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो फर्स्ट डोज के बाद फीवर और बॉडी एक जैसे कुछ माइल्ड सिम्टम्स थे, और अब जब प्रिकॉशन डोज शुरू हो गई है और अगर मैं प्रिकॉशन डोज लगवाता हूं तो क्या मेरे को ऐसा कुछ होगा असर? आपने फर्स्ट डोज कब लगवाया था? मैंने लास्ट ईयर मई में लगवाई थी फर्स्ट डोज, लेकिन मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ। सेकंड डोज? सेकंड डोज तो सितंबर। सेकंड डोज कब लगवाई? सितंबर में। तो अगर सेकंड डोज आपकी सितंबर में लगी है तो अभी आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल नहीं है। सितंबर से 9 महीने काउंट कीजिएगा, जो जून में आएगा। ओके सर, मैं यही पूछना है कि अगर मैं बूस्टर डोज लगवाऊं तो क्या मेरे को फीवर या कुछ होगा? हो सकता है, बिल्कुल होगा। इस चीज को समझें, ये नहीं है कि अगर आपने बूस्टर डोज लिया या वैक्सीनेशन किया है
तो आप बिल्कुल इम्यून हो गए कि आपको कोविड नहीं हो सकता। कोविड आपको हो सकता है लेकिन माइल्ड होगा। बिल्कुल, जान जिस पे तरह खतरा से होने की लगातार इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि वैक्सीनेशन के होगा। बावजूद भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं लोग और तीसरी लहर में हम ये देख रहे हैं। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से राजन जुड़ गए हैं। राजन, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? कि 1,60,000 हो गए हैं और अभी इतने इंजेक्शन भी लगे हैं, डोज लगी है, तो क्या उनको भी दोबारा हुआ? सर मेरा सवाल ये है कि 1,60,000 है भारत में और ये इनको कोरोना डोज भी लगी है, इसके बावजूद क्यों हुआ ऐसा? वैक्सीनेशन से किसने आपको कहा कि आपको नहीं हो सकता है? वैक्सीनेशन से आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोरोना वायरस को नहीं खत्म किया जा रहा, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 90% चांसेस है कि आप प्रोटेक्टेड रहिएगा, आपको नहीं होगा, लेकिन 10% चांसेस तो है ना आपको होने का। ये नहीं है कि आपको नहीं हो सकता है। मैंने भी डोज नहीं लगी। आप इस चीज को समझे, वैक्सीनेशन आपको समझना पड़ेगा वैक्सीन क्या होता है। ये लोगों को बेसिक कंसेप्ट नहीं है। वैक्सीन से आप करते क्या है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करते हैं कि वो कोरोना वायरस को पहचाने और कोरोना वायरस जैसे ही बॉडी में इंटर करे वो उससे फाइट करना शुरू करे, उसको खत्म करे। बस इतना ही रोल होता है वैक्सीन का जी। तो कोई भी वैक्सीन आपके कोरोना वायरस को अंदर आने से नहीं रोक सकता है। कोरोना वायरस तो अंदर आएगा ही आएगा अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो। हाँ, जब आपको उसने इन्फेक्ट किया, जब मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तब उस समय बॉडी का आपका इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसे वही रोकने की कोशिश करेगा। ये एक लड़ाई है। इस लड़ाई में ज्यादातर तो इम्यूनिटी सिस्टम आपकी जीतती है, लेकिन कभी कभी कोरोना वायरस भी जीत सकता है जी। आप ये नहीं बोल सकते कि हर बार लड़ाई में एक ही पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, कोशिश करें कि ये लड़ाई ना हो, आप प्रिकॉशन ले, कोरोना वायरस आपके अंदर इंटर ना करे। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के जरिए आप गंभीरता को कम कर सकते हैं कोरोना की, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए उन नियमों का पालन करना जरूरी है जो सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। और हमारे साथ रोहतक से जगदीश जुड़ गए हैं। जगदीश, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, जो ना हमने दोनों डोज लगवा रखी हैं, क्या तीसरी बूस्टर डोज लगवानी है? बिल्कुल लगवानी है। हेलो जी जगदीश जी, आपका सवाल ले लिया गया है जी। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल अपना बूस्टर डोज लगवाएंगे आप जब आपका टाइम आएगा, इसे मिस नहीं करेंगे। हालांकि अभी सरकार की ओर से सिर्फ बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ही प्रिकॉशनरी डोज रखी गई है, तो जब आप पात्र होंगे तीसरी डोज के लिए तब आप जरूर लें। और हमारे साथ भावना जुड़ गई हैं। भावना, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर, जैसे मुझे खांसी जुकाम हो रखा है और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, और मैंने जब RT-PCR अपना करवाया तो वो मेरा नेगेटिव आया था, और मैं वैक्सीनेशन भी है, तो कितने % चांसेस हैं मुझे कोविड हो सकता है? देखिए, अगर RT-PCR निगेटिव आया है तो 10% के आसपास चांसेस है कोविड होने, लेकिन 10% चांसेस हैं कि कोविड हो सकता है। ज्यादा अच्छा है कि अगर आपका सारे सिम्टम है तो किसी चेस्ट फिजिशियन को दिखाएं, चेस्ट अपने लंग्स का HRCT टेस्ट करवाएं और जो भी चेस्ट फिजिशियन बोले उसे फॉलो करें। और पंचकुला से हंसराज भी हमारे साथ जुड़ गए। हंसराज, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैंने US की जॉनसन एंड जॉनसन की डोज ली थी, तो सर ये पूछना था कि इंडिया में हमें इंडिया की डोज भी लेने की जरूरत है? हमने अगस्त में लगवाया था US का, वो जॉनसन एंड जॉनसन की। देखिए, आपने 2 डोज लगवाए थे, तीसरा भी लगवाया था? सर वहाँ पे सिंगल डोज लगती है, वो जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज ही है। जॉनसन जी, वो बूस्टर लगवाना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी ना आपको इंडिया में भी? जी, अमेरिका में भी चल रहा है। जिन्होंने मॉडर्ना लिया है या जॉनसन लिया है या फाइजर का लिया है, सबको अभी बूस्टर डोज लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, यहां पर एक सवाल यह भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा है तीसरी लहर में, ऐसे में
कई लोग ऐसे हैं जो असिम्टोमेटिक है लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है जांच कराने के बाद। ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, हालांकि हमारे में वो सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, तो हम ऐसे में कैसे एहतियात बरतें कि हमें कोरोना ना हो? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बस यही 2 चीज आपको बचाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, यहां पर एक सवाल यह भी लगातार बना हुआ है, जिस तरह से देश भर में मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। अलग अलग इलाकों में, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में जो डॉक्टर्स हैं वो भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो क्या हम आने वाले दिनों में और खतरनाक स्थिति में हो सकते हैं? देखिए, जो डॉक्टरों में भी हो रहा है यूजुअली काफी माइल्ड सिम्टम हो रहा है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि ये माइल्ड ही रहे जी, क्योंकि डॉक्टर्स से काफी इन्फेक्शन है, काफी डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं। अगर ये माइल्ड ही रहेगा तो फिर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिस रफ्तार के साथ, क्या रिकवरी होने में भी उतना ही वक्त लग रहा है, यानी जल्दी लोग रिकवर भी हो रहे हैं? 5 to 7 days है सिम्टम के, इसके जो सिम्टम रहते हैं जी, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। देखिए, इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन आप कहते हैं, तो उसको आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो अभी वो रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी तो ये जस्ट इन्फेक्शन शुरू हुआ है। 2-3 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आनी शुरू हुई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका जो पीक है या तो वो जनवरी के अंत में या फिर फरवरी की शुरुआत में हो सकता है, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। तो क्या समझते हैं आप, कितने मामले कोरोना की तीसरी लहर में पीक पर हो सकते हैं? कुछ अनुमान इसका विशेषज्ञों की ओर से दिया जा रहा हो? देखिए, ये सारी स्पेकुलेशंस है, स्टैटिस्टिक्स। आप स्टैटिस्टिक्स से प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आप चल नहीं सकते। कहना बहुत मुश्किल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया में 20 से 30 लाख केस होंगे पर डे के। वो फर्स्ट वेव में भी एक्चुअल कितना है ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। इस पे स्पेकुलेट हम ना करें, बल्कि जितनी है उसी को वहीं कंटेन करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। और एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि अभी चाइना में एक शहर में 10 केस पाए गए कोविड के। उन्होंने शहर में लॉकडाउन लगा दिया और वहीं से कंट्रोल कर दिया। अभी वहां पे 2 केस हैं, सिर्फ 2 केस हैं, लॉकडाउन खत्म नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं कि जब तक 0 नहीं होगा लॉकडाउन नहीं हटाएंगे। अगर यही चीज जब हमारे यहाँ 20 केस था, 20 से जब बढ़ के 50 या 100 हुआ था दिल्ली में, उसी समय अगर लॉकडाउन लग गया रहता तो स्थिति डिटोरिएट होने से बच जाती। देखिए, वही होता है कि सरकार की कंपल्शंस कुछ और होती है, इकोनॉमिक्स भी देखना होता है, फाइनेंस भी देखना होता है। देखिए, हम धीरे धीरे तो उधर ही बढ़ रहे हैं ना। अब हो क्या रहा है कि बीमारी भी बढ़ रही है, हेल्थ सेक्टर पे उतना लोड भी आ रहा है, लोग भी बीमार हो रहे हैं, और आप धीरे धीरे एक एक सेगमेंट बंद करते जा रहे हैं जी। अब कल आया कि जी आप रेस्टोरेंट बंद कर दिया, तो जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो पीछे रिटार्डेशन होनी है वो तो होगी ही होगी, लेकिन तब तक ये हाहाकार भी मच जाना है, इतने केसेस हो जाएंगे। यही अगर शुरुआत में स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कर दिया जाता जिसे लोग फॉलो करते हैं तो ये स्थिति शायद नहीं आती। लेकिन फर्स्ट वेव का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था लॉकडाउन का जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत वक्त पे लगाया था लॉकडाउन, जिसको लेके काफी मजाक भी उड़ाया गया था और लोगों ने उसका पालन भी नहीं किया, जिसकी वजह से बीमारी काफी बढ़ी थी। तो आपको लगता है कि तो जिस सब तरह से कुछ है। मामले अब देश में बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, 1,50,000 1,60,000 रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, क्या इतनी सख्ती जो अभी लगी हुई है, नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड कर्फ्यू जिस तरह से दिल्ली में लगा हुआ है, उसके जरिए हम कोरोना को रोक सकते हैं या फिर सख्ती की और जरूरत है? इससे आप नहीं रोक सकते, इससे बिल्कुल आप नहीं रोक सकते। अगर आपको याद होगा, आपने फोटो देखा था सरोजनी नगर मार्केट का जी, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो आपने वीकेंड कर दिया, लेकिन जो बाकी वीकडेज में जो वहां रश है, जो लोग आपस में बांट रहे हैं वायरस एक दूसरे को, जी, जब तक आप उसे नहीं रोकेंगे तो चेन कहां से ब्रेक हुआ। रात में कितने लोग निकलते हैं मुझे बताएं, 10 बजे के बाद से कितने लोग बाहर जाते हैं? सिर्फ वही करते हैं जो क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग करने वाले लोग कितने हैं? मुश्किल से अगर हम देखें तो 0.0001% होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होगा।
आपने उनको रोका है, जी वीकेंड पे आपने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन बाकी दिनों का 5 दिन तो चल ही रहा है ना। डॉक्टर साहब, कोरोना जांच को लेकर काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल उठता है। अभी हाल ही में आईसीएमआर की ओर से भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं, अगर जो सिवियरिटी है वो ज्यादा नहीं नजर आ रही है, तो आपको भी जांच कराने की जरूरत नहीं है। इस फैसले को किस तरह से देखें? जी देखिए, ये सही है, क्योंकि ये काफी सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, इसलिए सरकार ने ये कहा है कि भाई अगर आपको कोई, आपके घर में किसी को हुआ है लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप जस्ट वेट एंड वॉच पे कीजिए, उसे क्वारंटाइन कर दीजिए, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करें, और जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम आए, कोई का मतलब कि अगर आपको बुखार हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प है, लूज मोशन हो रहा है, सर्दी जुकाम के सिम्टम आ रहा है, कोई भी सिम्टम आए तो तुरंत अपनी जांच करवाइए। बिल्कुल, लेकिन जब तक इसकी जरूरत नहीं आती आपने लेकिन अपने आप को भी आइसोलेट कर लेना है। बिल्कुल, आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, नियमों का पालन करें। कोरोना से बचना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलाभ, आपका जनता टीवी से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।